लोग पॉलिटी के अंतर्गत टॉपिक पढ़ रहे हैं शक्तियों का पृथक्करण। तो शक्तियों के पृथक्करण की स्टार्टिंग चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। मैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की बेसिक चीजें यहाँ पर बता रहा हूँ। हालांकि डिटेल अभी पढ़ेंगे आगे, क्योंकि अलग से टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं। शक्तियों के पृथक्करण के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच जो उनके अधिकार हैं, उनके कर्तव्य हैं, उनका विभाजन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी इसका डिटेल हम अलग से करेंगे। तो विधायिका के बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था और इसमें भी वो चीज बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, है ना। तो विधायिका मतलब विधि बनाने वाला जो निकाय है उसको कहा जाता है विधायिका, है ना। संविधान के अंतर्गत विधि बनाने वाला जो निकाय है, अभिकरण है, उसको विधायिका कहा जाता है। तो यह विधायिका की डेफिनेशन, विधायक संविधान के अधीन विधि का निर्माण करने वाला सर्वोच्च निकाय विधायिका कहा जाता है। विधायिका में क्या सम्मिलित है, विधायिका के अंतर्गत क्या क्या आता है, उसमें केंद्रीय विधायिका और राज्य की विधायिका ना। विधायिका केंद्र में भी होती है और राज्य में भी होती है। केंद्र की विधायिका को संसद बोला गया है और राज्य की विधायिका को बोलते हैं राज्य विधानमंडल। संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं और राज्य विधानमंडल को स्टेट लेजिस्लेचर बोला जाता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आते हैं। ये संसद के अंग हैं, संसद के अंग हैं ये हैं 3 और इसके जो सदन है वो 2 है ना। तो लोकसभा, राज्यसभा ये 2 सदन है और अंग 3 है, उसमें राष्ट्रपति भी आता है अंग में। इसी तरीके से राज्य विधानमंडल के जो अंग है वो भी 3 है। इसमें विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। विधानसभा, विधान परिषद ये 2 सदन है इसके, और अगर हम अंग कहते हैं तो राज्यपाल भी उसमें सम्मिलित हो जाता है। यहाँ पर मैंने बताया था कि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। तो जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां की विधानमंडल के अंग 3 हैं और सदन 2 है। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है, वहां की राज्य विधानमंडल के अंग 2 हैं और सदन केवल 1 ही है, यानी विधानसभा। अंग विधानसभा और राज्यपाल। तो ये इस तरीके से बेसिक चीजें मैंने बताई हैं, इनका डिटेल हम अलग करेंगे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, है ना। तो ये जो है आगे हम पढ़ने वाले हैं डिटेल। यहां से क्वेश्चन आपको बनेगा कि मध्य प्रदेश की जो राज्य विधानमंडल है उसमें कुल कितने अंग हैं और कुल कितने सदन हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल के कुल 2 अंग हैं, विधानसभा और राज्यपाल। 1 सदन है विधानसभा। तो ये इस तरीके से विधायिका के संबंध में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। कार्यपालिका क्या है? संविधान के अधीन विधि का क्रियान्वयन करने वाला जो सर्वोच्च निकाय है उसको कहते हैं कार्यपालिका ना। संविधान के अधीन रहते हुए विधि का क्रियान्वयन करने वाला जो सर्वोच्च निकाय है उसको कहा जाता है कार्यपालिका। ठीक है। तो कार्यपालिका को फिर 2 भागों में यहाँ पर बांट दिया गया है। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका है, प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में जिसके प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति, राज्यपाल होते हैं। ये प्रमुख है ना, प्रमुख राष्ट्रपति, राज्यपाल। और फिर इसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद आते हैं ना। इसको हम अगर ओवरऑल देखें, मैंने उसमें भी बताया था पिछले वीडियो में, कार्यपालिका को हम जैसे हमने विधायिका को 2 भागों में डिवाइड किया वैसे कार्यपालिका को भी कर सकते हैं। कार्यपालिका में संघ की कार्यपालिका,
और राज्य की कार्यपालिका, ऐसे हम बता सकते हैं। राज्य की कार्यपालिका, ऐसे, ठीक है। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत इसका जो प्रमुख है राष्ट्रपति और इसमें जो सम्मिलित होते हैं प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। हालांकि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का नाममात्र प्रमुख होता है या संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे संविधान में केवल संवैधानिक प्रमुख की बात कही गई है, वास्तविक प्रमुख की बात नहीं कही गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद इसमें आते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद। इसी तरीके से राज्य की कार्यपालिका में प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है, और इसमें मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद आते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद, ये ठीक। तो इस तरीके से ये चीज वैसे मैंने बता दी है पिछले वीडियो, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ पर और एक्सप्लेन किया है। प्रशासनिक कार्यपालिका में सचिवालय, प्रशासनिक अधिकारी। सचिवालय के अंतर्गत 3 प्रकार के सचिवालय हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, केंद्रीय सचिवालय है ना। केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर तीनों सचिवालय के स्थान पर केवल एक ही सचिवालय जिसको कहते हैं राज सचिवालय, है ना। केंद्र में 3 तरह के सचिवालय हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ उसको बोलते हैं, और केंद्रीय सचिवालय। राज्य स्तर पर इन तीनों सचिवालय के स्थान पर एक ही सचिवालय जिसको राज्य सचिवालय कहा जाता है। इसके अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी जो है काम करते हैं, इन सभी को प्रशासनिक कार्यपालिका माना जाता है। वास्तव में जो कार्यपालिका है वो राजनीतिक कार्यपालिका ही कही जाती है, इसलिए मैंने केवल राजनीतिक कार्यपालिका का ही यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। तो ये इस तरह से यहाँ तक बात हो जाती है, जो पहले भी मैंने बताई हुई है। अब न्यायपालिका का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। न्यायपालिका में क्या सम्मिलित है वो मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। इसमें इस तरह न्याय की इकाइयां लिखी हुई हैं। केंद्र स्तर पर यानी नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय है, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है, जिला स्तर पर जिला न्यायालय और निचले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय। जिला न्यायालय को जिला तथा सत्र न्यायालय भी कहा जाता है। जिला न्यायालय को हम कहते हैं जिला तथा सत्र न्यायालय। तो ये इस तरीके से न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका का काम न्याय प्रदान करना, न्याय प्रदान करना, प्रदान करना और जो भी गतिविधियां हैं सरकार की, उन गतिविधियों की वैधानिकता को सुनिश्चित करना, उनकी समीक्षा करना। अगर वो गतिविधियां संविधान के अनुकूल नहीं है, संविधान के विरुद्ध हैं, तो उनको जो है रद्द करना, असंवैधानिक घोषित कर देना, रद्द करना, या उसको कहते हैं अर्थ शून्य घोषित करना, मीनिंगलेस घोषित करना। तो इस तरीके से यह है न्यायपालिका के बारे में। तो न्यायपालिका के अंतर्गत सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है, फिर उसके नीचे उच्च न्यायालय होता है, फिर जिला तथा सत्र न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। इन सभी को हम बोलते हैं न्यायपालिका, जुडिशरी। इसके अलावा कैट और सैट भी होते हैं। राज्य स्तर पर सैट यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, राज्य प्रशासन न्यायाधिकरण, और केंद्र स्तर पर होता है कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ठीक है, तो ये सभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में न्यायपालिका दिया हुआ है। ये जो सिलेबस है उसमें
क्लियर कट नहीं लिखा है। कार्यपालिका लिख दिया, अब आप कार्यपालिका में जो भी चीजें आ रही हैं सब आपको पढ़ना है। न्यायपालिका लिख दिया उसने, सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा, हाई कोर्ट नहीं लिखा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं लिखा, उसने न्यायपालिका लिखा है। तो न्यायपालिका में जितनी भी चीजें आ रही हैं सब आपको पढ़ना है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद आ रही है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, राज्य मंत्रिपरिषद, ये सब पढ़ना है क्योंकि कार्यपालिका उसने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है एक तरीके से देखा जाए, दिया उन्होंने संक्षेप में, लेकिन हम उसका अगर एनालिसिस करेंगे तो बहुत ब्रॉड है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो जाता है। शक्तियों के पृथक्करण के अंतर्गत मैंने पहले इसका कॉन्सेप्ट बताया है, फिर उसके उद्देश्य बताए हैं, फिर आधार क्या ये बताए हैं, इसकी विशेषताएं हमने पढ़ी हैं। इसके बाद मैंने बताया था अवधारणा की पृष्ठभूमि। सबसे पहले कब ये इसका कॉन्सेप्ट आया, किसने इसका प्रतिपादन किया, वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, है ना, मॉन्टेस्क्यू का खास नाम आता है, वो मैंने बताया है। फिर अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण किस तरीके से है ना। यूएसए में शक्ति पृथक्करण का कॉन्सेप्ट क्या है वो जो है यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली अमेरिका में शक्तियों के पृथक्करण को क्यों अपनाया गया है, उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि वहां पर अध्यक्षात्मक प्रणाली प्रचलित है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक प्रणाली के प्रचलन के कारण अमेरिका में शक्तियों के पृथक्करण को अपनाया गया है। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली चलती है, इसलिए हमारे यहाँ इतना स्पष्ट नहीं है शक्तियों का पृथक्करण। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि भारत में अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण वास्तविक है और भारत में शक्तियों का पृथक्करण आभासी है। उसकी वजह है शासन प्रणाली, है ना। अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली चलती है और भारत में संसदीय शासन प्रणाली चलती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका सेपरेट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका घुले मिले रहते हैं, संबंधित रहते हैं, क्योंकि कार्यपालिका से ही विधायिका से ही कार्यपालिका बनती है, उसका गठन होता है ना। तो मैंने बताया था कि भारत में घालमेल के माध्यम से तालमेल, है ना, घालमेल के जरिए तालमेल यहाँ पर पाया जाता है, लेकिन अमेरिका में सब सेपरेट है, सेपरेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये बात इसमें कही गई कि यूएसए में अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रणाली प्रचलित होने के कारण वहां पर शक्तियों का पृथक्करण स्पष्ट है, तो वास्तविक है ना, इसको हम और कह सकते हैं वास्तविक है, वास्तविक है ये। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में शक्तियों का पृथक्करण जो है अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्यों प्रचलित है। अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है पहले उसको समझेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर क्यों इसका प्रचलन है। ठीक है, तो यूएसए में शक्तियों का पृथक्करण संवैधानिक कानून का एक सिद्धांत है, जिसके तहत अमेरिकी सरकार की 3 शाखाओं तथा उनके कर्तव्यों को कानूनी रूप से अलग रखा जाता है ना, जिससे उनमें नियंत्रण तथा संतुलन बना रहे ना। कानूनी रूप से अलग रखते हैं जिससे उनमें नियंत्रण भी रहे और उनके बीच संतुलन भी रहे, आपस में नियंत्रण स्थापित रहे और इसके माध्यम से वहां पर संतुलन बना रहे। नियंत्रण के माध्यम से संतुलन की स्थिति बना रहे, इसलिए इसको नियंत्रण तथा संतुलन की प्रणाली भी कहा जाता है। चेक एंड बैलेंस भी इसको कहते हैं, है ना। आगे हम पढ़ेंगे चेक एंड बैलेंस। अब यहाँ पर आगे ये आता है कि अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रणाली जो अमेरिका में प्रचलित है वो क्या है ना। ये खासतौर से कहां पर प्रचलित है, यूएसए में प्रचलित है। ये होती क्या है, फिर हम भारत में संसदीय शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, यहीं से क्वेश्चन आपको बन सकता है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली की कौन सी विशेषता नहीं है या संसदीय शासन प्रणाली की कौन सी विशेषता नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो राष्ट्र इसमें जो क्या होता है अध्यक्षात्मक प्रणाली में, इसमें राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, जैसे हमारे यहाँ नाम मात्र संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, है ना, लेकिन वहां पर वास्तविक प्रमुख होता है। कार्यपालिका तथा विधायिका की अलगाव पर आधारित प्रणाली, यानी कार्यपालिका विधायिका
अलग अलग होती है। यानी जैसे अभी बताया कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका संबंधित होती है ना। कार्यपालिका का जो गठन होता है वो विधायिका से ही होता है हमारे यहाँ पर संसदीय प्रणाली के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर अलग अलग है। यानी कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अलग से ही करते हैं, है ना। कार्यपालिका तथा विधायिका परस्पर संबंधित नहीं है, संबंधित आएगा एक्चुअली, थोड़ा सा सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, परस्पर संबंधित नहीं होती हैं। राष्ट्रपति तथा कार्यपालिका के अन्य सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं, है ना। अभी मैंने बताया कि हमारे यहाँ जैसे जो मंत्री होता है वो विधायिका का सदस्य होना उसको जरूरी होता है, यानी संसद सदस्य ही जो है मंत्री बन सकता है। अगर उस समय नहीं तो 6 महीने के अंदर उसको बनना जरूरी होता है, ये इसमें लिखा हुआ है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में विधायिका बिल्कुल अलग है, कार्यपालिका बिल्कुल अलग है। कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो अलग से ही राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं, विधायिका के सदस्यों में से ही कार्यपालिका के सदस्य या मंत्री नियुक्त नहीं किए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति तथा कार्यपालिका के अन्य सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं, यानी उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति अलग से ही करते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, हमारे यहाँ होती है, संसदीय शासन प्रणाली में होती है। इसको हम कहते हैं मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है केंद्र स्तर पर। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के विरुद्ध कांग्रेस में महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के साथ साथ सरकार को भी गिरा दिया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर सरकार राष्ट्रपति को गिराने के लिए अलग व्यवस्था है, सरकार को गिराने के लिए अलग व्यवस्था है। लेकिन अमेरिका में एक तीर से 2 निशाने साधे जाते हैं। तीर एक है, निशाने 2, एक तीर से 2 निशाने, मतलब राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला करके राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, साथ ही वहां की सरकार भी, अमेरिका की सरकार भी गिर जाती है। तो ये है अध्यक्षात्मक प्रणाली की खास बात, है ना। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध कांग्रेस में तो वहां की विधायिका को बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन अमेरिका में विधायिका को कांग्रेस कहा जाता है। हमारे यहाँ जैसे विधायिका को संसद बोलते हैं, वैसे अमेरिका में विधायिका को बोलते हैं कांग्रेस, है ना। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध कांग्रेस में महाभियोग का प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के साथ साथ सरकार को भी गिरा दिया जाता है, यानी विधायिका जो है राष्ट्रपति को भी हटा सकती है और सरकार को भी गिरा सकती है, ठीक है। और हमारे यहाँ जो है अलग अलग तरीके हैं। राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो महाभियोग लाना पड़ेगा, वो दोनों सदनों में आएगा। सरकार को गिराना है तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार को गिरा सकते हैं, मंत्रिपरिषद को हटा सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हमारे यहाँ पर प्रचलित है, लेकिन वहां पर जो एक ही तरीका है वो है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग पास हो जाता है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं, राष्ट्रपति हट जाते हैं, उसके साथ ही जो है सरकार भी वहां की गिर जाती है। तो ये है अध्यक्षात्मक प्रणाली, राष्ट्रपति शासन प्रणाली। इसके प्रचलित होने के कारण ही जो है अमेरिका में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अमेरिकी शासन प्रणाली किस तरह से काम कर रही वो उसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। हालांकि अमेरिका की शासन प्रणाली आपको डिटेल में नहीं पूछेगा, बहुत डेप्थ में जाके नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। बेसिक चीजें पूछ सकता है, बेसिक चीज अगर आप समझ जाते हैं तो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है 3 शाखाएं हैं अमेरिकी शासन प्रणाली के अंतर्गत, विधायिक शाखा, कार्यपालिका शाखा और न्यायिक शाखा, है ना। तो विधायिक शाखा अमेरिकी कांग्रेस कही जाती है ना। इसमें 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है सीनेट, है ना।
जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा है, वैसे वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट है ना, लोकसभा जैसा निकाय है, सदन है, ये है लोकसभा जैसा। लोकसभा जैसा सदन है ना, लोकसभा जैसा सदन है ये। और वहां जो सीनेट है वो राज्यसभा जैसा सदन है, राज्यसभा जैसा सदन है ना। तो इस तरीके से, और इसका काम क्या है, विधि का निर्माण करना ना, देश के लिए विधि बनाने का काम जो है वहां पर वहां की विधायिका यानी अमेरिकी कांग्रेस कर रही है। तो ये तो हो गई विधायी शाखा की बात। इसके बाद आता है कार्यकारी शाखा। कार्यकारी शाखा ये राष्ट्रपति के नेतृत्व में गठित है, यानी इसका जो प्रमुख होता है वो है राष्ट्रपति। वास्तविक प्रमुख इसको हम बोलते हैं, वास्तविक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख है ना, राष्ट्रपति के नेतृत्व में गठित शाखा है और ये वास्तविक प्रमुख है। विधियों को लागू करना तथा तो देश की घरेलू एवं विदेशी नीतियों का निर्माण करना, ये जो है इसका काम है किसका, कार्यकारी शाखा का है ना। जो विधि विधायिका ने बनाई है उस विधि को लागू करने का काम, क्रियान्वित करने का काम कार्यकारी शाखा कर रही है, और देश की जो घरेलू तथा विदेशी नीतियां हैं उनके निर्माण के लिए जो है काम कार्यकारी शाखा हमारी कर रही है, अमेरिका की कर रही है। ठीक है। इसके बाद न्यायिक शाखा। न्यायिक शाखा में सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालय आते हैं, उनको मिला करके बनी हुई, उनसे मिलकर के न्यायिक शाखा बनी हुई है अमेरिका में। सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों से मिलकर बनी शाखा है और इसका काम है कानून की व्याख्या करना तथा विवादों का समाधान करना। कानून की व्याख्या करना तथा विवादों का समाधान करना, ये इसका खास काम है। अब अमेरिका में जो ये प्रणाली है, ये प्रणाली मतलब शक्ति पृथक्करण की प्रणाली की हम बात यहां पर कर रहे हैं। शक्ति पृथक्करण की जो प्रणाली है ना, शक्ति पृथक्करण की जो प्रणाली, इसको जांच पब्लिक नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली कहा जाता है। इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस की प्रणाली है ना। आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि शक्ति के पृथक्करण की प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस की प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है ना। फिर उसके रीजन यहां पर बताए गए हैं, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक शाखा, प्रत्येक शाखाओं से लिखा है, प्रत्येक शाखा को कुछ शक्तियां दी जाती हैं ताकि वे अन्य शाखाओं का निरीक्षण तथा नियंत्रण कर सके जो अपने कर्तव्यों का अतिक्रमण कर सकते हैं, है ना। मतलब जो है इसमें प्रत्येक शाखा को इतनी शक्ति दी जाती है जिससे अन्य शक्तियों, अन्य शाखाओं को नियंत्रण कर सके, उनका निरीक्षण कर सके, जो शाखा जो है अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर सकती है, जिससे जो है संतुलन की स्थिति बनी रहे। इसलिए इसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस, है ना। जिससे यहां पर आएगा, जिससे तीनों शाखाओं के बीच, तीनों शाखाओं के बीच संतुलन की स्थिति बनी रहे, की स्थिति बनी रहे। ये है ना। तो इस तरीके से यह है अमेरिकी शासन प्रणाली के अंतर्गत चेक एंड बैलेंस की प्रणाली। ये पूरा हो जाता है। अब चेक एंड बैलेंस की जो प्रणाली है
इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया है, क्यों हम इसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस की प्रणय शक्ति पृथक्करण को, है ना। तो इसमें मैंने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इन तीनों को लेकर के बताया है कि विधायिका किस तरीके से जो है चेक एंड बैलेंस के लिए काम करती है, कार्यपालिका कैसे काम करती है, न्यायपालिका कैसे काम करती है, और इन तीनों में किस तरीके से जो है कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। ठीक है, तो हम पहले बात कर रहे हैं विधायिका की। विधायिका यानी कांग्रेस, ये क्या करती है, ये जो है कार्यपालिका को कैसे कंट्रोल करती है, कार्यपालिका की कार्यों का कैसे निरीक्षण करती है ना। तो ये क्या करती है, कार्यपालिका को कानून लागू करने से रोक सकती है ना। जो भी कानून कार्यपालिका द्वारा लागू किया जा रहा है उसको बोल सकती है भाई कानून लागू नहीं किया जाए, है ना। इसके अलावा महाभियोग पारित करके राष्ट्रपति को हटा सकती है। महाभियोग पास करके राष्ट्रपति को जो है यानी कार्यपालिका की जो प्रमुख है उसको हटा करके कार्यपालिका को हटा सकती है, कार्यपालिका को गिरा, सरकार को गिरा सकती है ना। तथा राष्ट्रपति के वीटो को छोड़कर 2/3 बहुमत से रद्द कर सकती है ना। राष्ट्रपति के वीटो यानी पॉकेट वीटो को छोड़कर, ये पॉकेट वीटो लिखा हुआ है ना। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जो है कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिनको अपने पॉकेट में रख लेते हैं, यानी ना तो उसको उस पर सिग्नेचर करते हैं, ना ही उसको पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, ना ही उसमें इनकार करते हैं, बल्कि उसको अपने पॉकेट में रख लेते हैं। तो पॉकेट वीटो को छोड़ करके जो है राष्ट्रपति के जो वीटो हैं उन वीटो को जो है वो 2/3 बहुमत से रद्द कर सकती है। तो ये इस तरीके से विधायिका कार्यपालिका को कैसे कंट्रोल करती है। इसके अलावा न्यायपालिका को कैसे कंट्रोल करती है उसका आगे जिक्र हालांकि आगे मैं यहाँ पर बता देता हूँ। न्यायाधीशों की जो संख्या है वो विधायिका डिसाइड करती है। न्यायाधीशों की नियुक्तियां कार्यपालिका करती है, लेकिन उसमें सीनेट का अनुमोदन जरूरी होता है। तो इस तरीके से जो है ये व्यवस्था वहां पर चलती है अमेरिका में, है ना। न्यायपालिका का कैसे संबंध है विधायिका से और कार्यपालिका से, तो न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो जो है वहां की कांग्रेस यानी वहां की जो विधायिका डिसाइड करते हैं। हमारे यहाँ भी यही स्थिति है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो है राष्ट्रपति सीनेट का अनुमोदन लेते हैं, यानी राष्ट्रपति सीनेट के अनुमोदन से न्यायाधीशों की नियुक्ति वहां पर करते हैं। हमारे यहाँ कॉलेजियम प्रणाली चलती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था चलती है, लेकिन वहां पर सीनेट के अनुमोदन से न्यायाधीशों की नियुक्तियां की जाती हैं, है ना। तो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो इस तरीके से यह है विधायिका द्वारा किस तरीके से तालमेल स्थापित किया जाता है, किस तरह से नियंत्रण अन्य जो शाखाएं हैं यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका उन पर कैसे ये कंट्रोल करती है विधायिका, और कैसे जो है उनका चेक करती है ना, इससे जो है बैलेंस बना रहे। तो इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। इस तरीके से कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका विधायिका को कानून पारित करने से रोक सकती है ना? मतलब अगर बहुमत नहीं है तो कोई कानून पास नहीं होगा, तो कानून पारित करने से रोका जा सकता है सरकार द्वारा ना। राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति विधायिका के किसी विधेयक को वीटो कर सकता है ना। देखो, राष्ट्रपति विधायिका की वीटो, विधायिका के विधेयक को वीटो कर सकता है, और विधायिका राष्ट्रपति की वीटो को रद्द कर सकती है। ये है चेक एंड बैलेंस। दोनों को अधिकार एक दूसरे पर दिया गया है, ठीक है ना। विधायिका जो है राष्ट्रपति की वीटो को रद्द कर सकती है, कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति विधायिका के विधेयक को वीटो कर सकते हैं, है ना। राष्ट्रपति, अभी मैंने बताया था, राष्ट्रपति सीनेट के अनुमोदन से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों तथा अन्य पदाधिकारियों की नियुक्तियां करते हैं ना। राष्ट्रपति को नियुक्तियों का अधिकार है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां भी होती हैं, अन्य पदाधिकारियों की भी नियुक्तियां राष्ट्रपति सीनेट के अनुमोदन से करते हैं, है ना। इसमें सीनेट का अनुमोदन बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आता है
अभी मैंने बताया सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या विधायिका द्वारा निर्धारित की जाती है। राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है, यानी कोई भी सर्वोच्च न्यायालय ने कोई भी निर्णय सुनाया है, किसी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है, तो उसको क्षमादान जो है राष्ट्रपति कर सकता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति न्यायपालिका पर नियंत्रण ऐसे रखता है, न्यायपालिका के कार्यों पर का निरीक्षण इसके माध्यम से करता है। विधायिका न्यायाधीशों की संख्या डिसाइड करती है। नियुक्तियां दोनों मिलकर कर रहे हैं, यानी विधायिका भी कर रही है, कार्यपालिका भी कर रही है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों में कार्यपालिका का भी रोल है और विधायिका का भी रोल है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति सीनेट के अनुमोदन से न्यायाधीशों की नियुक्तियां कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये है चेक एंड बैलेंस, इसको हम चेक एंड बैलेंस के रूप में ऐसे देखते हैं। इसके अलावा न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून तथा कार्यपालिका की गतिविधियों की न्यायिक समीक्षा करके उन्हें रद्द कर सकती है ना। न्यायपालिका विधायिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, है ना, विधायिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, कार्यपालिका की जो गतिविधियां हैं उनकी समीक्षा न्यायपालिका करती है। और अगर वो गतिविधियां, वो कानून संविधान के विरुद्ध हैं, संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उनको जो है न्यायपालिका रद्द कर सकती है, समाप्त कर सकती है, अर्थ शून्य घोषित कर सकती है। तो ये है इस तरीके से न्यायपालिका के संबंध में। नियंत्रण और संतुलन की जो व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि सरकार की किसी भी शाखा के पास किसी भी शाखा से अधिक शक्ति ना हो और एक शाखा दूसरी शाखा के विरुद्ध कार्य ना कर सके। ये है इस तरीके से शक्ति नियंत्रण और संतुलन की स्थिति। तो इस तरीके से ये यहाँ तक कंप्लीट कराया है मैंने। कुछ और चीजें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसमें खासतौर से हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश में शक्ति पृथक्करण की स्थिति क्या है, किस रूप में हमने शक्ति के पृथक्करण को अपनाया हुआ है, संवैधानिक स्थिति क्या है ना। भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके क्या पक्ष विपक्ष हैं, शक्ति के पृथक्करण के पक्ष में तर्क क्या है, विपक्ष में तर्क यानी इसकी आलोचना थोड़ा सा हम करेंगे। तो ये इस तरीके से 1 या 2 लेक्चर में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से 2 लेक्चर लगेंगे इसमें, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। गुड लक। जय हिंद।